नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सारनाथ के सतवा गांव में करंट लगने से किशोर की हुई मौत। अलीगढ़ जहरीली शराब मामले के बाद वाराणसी की शराब की दुकानों पर पुलिस ने पहुंचकर की जांच पड़ताल। थाना लालपुर पांडेपुर पुलिस ने 2 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। और भाजपा की केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। और अब खबरें विस्तार से। सारनाथ के सतवा गांव में करंट लगने से एक किशोर की मौत हो गई। सारनाथ के सतवा गांव में शुक्रवार को टेंट लगाते समय करंट लगने से किशोर की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर मृतक के पिता ने टेंट मालिक के खिलाफ स्थानीय थाने में तहरीर दे दी है। बताया जा रहा है कि सतवा गांव में नए मकान में गृह प्रवेश का कार्यक्रम था। उदयपुर के सौरभ पांडे शादी विवाह सहित अन्य कार्यक्रमों में टेंट लगवाने का काम करते हैं, जिसमें उदयपुर के जिगर कुमार, विजय और रिंकू को ले जाकर टेंट लगवाने लगे। शाम को टेंट लगाते समय ऊपर से जा रहे 11,000 वोल्ट तार से लोहे की पाइप टच हो गई, जिससे जिगर कुमार नामक किशोर झुलस गया। स्थानीय लोगों ने परिजनों को सूचित कर एक निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के पिता से बातचीत के दौरान में उन्होंने बताया कि टेंट मालिक घर से हमारे लड़के को बुलाकर ले गया था और उसे जब करंट लगा तो उसे चोरी छिपे हॉस्पिटल ले गया और वहां पर छोड़कर भाग निकला। थाना प्रभारी भूपेश कुमार राय ने बताया कि पिता नागेंद्र की तहरीर पर टेंट मालिक के खिलाफ स्थानीय थाने में धारा 304A के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बेटे को मेरे ले जाकर टेंट का काम कराता था। बेटा नाबालिग था और उसको जब उसको एक्सीडेंट हो गया, टच हो गया लाइन से और उसको ले गया हमारे घर के पास। वहाँ हम लोगों को दिखा बिना बताए उसको हॉस्पिटल ले गया और हॉस्पिटल पर ले जाकर वहाँ छोड़कर फरार हो गया। क्या नाम है उनका? उसको गांव में उसको डीएम बोलते हैं। उसका नाम है सौरभ पांडे। कब से काम कर रहे थे वहाँ? ये लोग काम बस ज़्यादा नहीं किए हैं उन लोगों के साथ। कैसे करंट लगा, कितने लोग घायल हुए? अब इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन उसको बता रहे थे कि 2-3 लोग को लगा है। शहर की शराब की दुकानों पर पुलिस ने पहुंचकर जांच पड़ताल की। अलीगढ़ शराब से मौत मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश देते हुए आबकारी और गृह विभाग के अधिकारियों को तलब कर दिया है। सीएम ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई शराब सरकारी ठेके से गई है तो ठेके को सीज कर दिया जाए। वहीं वाराणसी के आदमपुर क्षेत्र में सभी मदिरा के दुकानों की चेकिंग सहायक पुलिस आयुक्त प्रवीण सिंह व पूरी पुलिस टीम के साथ चेकिंग की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त बयान है कि मौत के मामले में दोषियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए। दोषियों की संपत्ति जब्त कर नीलामी होगी और मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। QR कोड जो लगे रहते हैं उसको भी हम स्कैन कर रहे हैं और सारे अभी तक तो जाँच में सही पाए गए हैं और अगर इस तरह की कोई सूचना मिलती है तो उसमें तुरंत ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। शासन के निर्देश पे जो दुकानों की रैंडम चेकिंग की जा रही है, स्टॉक का मिलान किया जा रहा है जिससे कोई अवैध मदिरा न बिकने पाए। जी, कुछ कमियाँ पाई गई हैं? नहीं, अभी तक कोई कमी नहीं पाई गई है। दुकानें सही चल रही हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। नहीं, उनको निर्देशित किया गया था, अगर गलती पाई जा रही है तो उनको जुर्माना किया जाएगा उनके ऊपर। वहीं एसीपी दशाश्वमेध अवधेश कुमार पांडे द्वारा शहर की शराब की दुकानों पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई। वहीं उनके साथ आबकारी इंस्पेक्टर अमित कुमार सिंह के साथ ही थाना प्रभारी महतम यादव मौजूद रहे। अलीगढ़ में हाल ही में हुए जहरीली कांड के को मद्देनजर देखते हुए सारी दुकानों की चेकिंग हो रही है, कहीं पे अवैध शराब न पाई जाए और पीने में और ओवर रेटिंग की जांच की जा रही है। और इससे क्या अपील भी करेंगे सर? जनता से क्या अपील भी करेंगे? जनता से ये अपील है कि जिस भी दुकान पे जाएं पूरी कोशिश करें कि वो जो है अवैध शराब उनको ना मिल पाए, ओरिजिनल शराब पीने की है।
और उसी MRP पे पैसा उनको मतलब खरीदने की कोशिश करें। इसी कड़ी में अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड को गंभीरता से लेते हुए ACP कैंट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शहर की कई शराब की दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस टीम ने सघन जांच की। जी हाँ, पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा एक चेकिंग शराब अवैध शराब जो बना रहे हैं, अवैध शराब बिक रही हैं या शराब में जो मिलावट होकर बिक रही हैं, उसके विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें पुलिस और आबकारी टीम दोनों मिलके अलग अलग शराब के ठेकों में जाके चेकिंग कर रहे हैं कि वो सही तरह से शराब बेच रहे हैं नहीं बेच रहे हैं, वो स्टॉक में कोई उनके हेर फेर तो नहीं है। और बारकोड भी स्कैन किए जा रहे हैं, देखा जा रहा है कि वो जो शराब जो बिक रही हैं वो वैध शराब ही हैं, ऐसा तो नहीं कोई मिलावट करके कोई ऊपर से अलग से बारकोड लगा के उन्हें बेचा जा रहा है। कहीं कोई शिकायत मिली है सर? जी नहीं, चेकिंग की गई थी, अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। तो आज किस रूप पे आप लोगों ने चेकिंग अभियान चलाया? जी, नदेसर में जितनी भी वरुणा ब्रिज के आसपास जितने भी देसी और अंग्रेजी शराब के ठेके थे, सब जगह चेकिंग की। थाना लालपुर पांडेपुर पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया। थाना लालपुर पांडेपुर पुलिस द्वारा पुलिस आयुक्त के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को एढ़े थाना लालपुर पांडेपुर से चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बरामद मोटरसाइकिल दानगंज, थाना चोलापुर व थाना कोतवाली जनपद जौनपुर से चोरी करना बताया गया है तथा थाना लालपुर पांडेपुर के क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी कर बेच देने की बात बताई जा रही है। इसके संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जी, लालपुर पांडेपुर पुलिस द्वारा एक काफ़ी अच्छा गुड वर्क किया गया है। जैसे आप जानते हैं, पिछले विगत दिनों में कुछ कैंट और पांडेपुर और लालपुर क्षेत्रों से मोटरसाइकिल काफ़ी चोरी हो रही थी। इसको मद्देनजर रखते हुए एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें मोटरसाइकिल चोरों को धर पकड़ने के लिए पुलिस सक्रिय हो चुकी थी पूरी तरह से। और इसमें ही पहली सफलता हमें मिली है, जिसमें ये 2 अपराधी विकास और विक्की और दूसरा का नाम है अजय, दोनों चोलापुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें से विकास और विक्की पहले भी जेल जा चुका है चोरी के अपराधों में, और 2 मोटरसाइकिल इनके पास से बरामद हुई चोरी की। इन मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट बदली भी हुई थी इन्होंने, और उसको आगे बेचने का प्रयास कर रहे थे। सर, बात की जाए तो ये मोटरसाइकिल चुराने के बाद कहीं और बेचते थे, उनका कुछ पता लगा? जी नहीं, ये मोटरसाइकिल एक जो इनका मेन सरगना है वो राजेश और बंडी सिंह है, वो चोलापुर का हिस्ट्री शीटर भी है, काफ़ी कुख्यात अपराधी है, जिला बदर अपराधी भी है। वो उसको देते थे, उसके कहने पर मोटरसाइकिल चोरी करते थे और वो उसको आगे बेचा करता था। केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विशाल रक्तदान शिविर आयोजित कर रक्तदान किया। भारतीय जनता पार्टी वाराणसी महानगर की ओर से IMA ब्लड बैंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गौरवशाली 7 वर्ष पूर्ण होने पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के पहले पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुनील ओझा, काशी क्षेत्र अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव, राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, रविंद्र जायसवाल और महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने संयुक्त रूप से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय एवं भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर व पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्य रूप से किशोर कुमार सेठ, नवरतन राठी, राकेश शर्मा, सौरभ मिश्रा इत्यादि लोग मौजूद रहे। 7 वर्ष का कार्यकाल आज पूर्ण हुआ। इस निमित्त उत्तर प्रदेश संगठन ने यह तय किया कि हमारे कार्यकर्ता कुछ और अर्पित करके, कुछ और समर्पित करके इस उत्सव को, इस उल्लास को मनाएंगे। कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए पार्टी ने तय किया कि इस उल्लास को मनाने का हमारा ये तरीका होगा कि मोर्चे के अपने युवा कार्यकर्ता, अपनी बहनें रक्तदान करके इस 7 वर्ष के कार्यकाल का शुभकामना, उल्लास एक दूसरे को देंगे और एक दूसरे को मनाएंगे। भारत के 70 वर्ष के इतिहास में ये मोदी जी का 7 साल बहुत भारी है, जो नए भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है, एक समृद्ध भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है, एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। ऐसे मौके पर अपने कार्यकर्ता देश के प्रति नमन करते हुए रक्तदान करके इस उत्सव को मनाने का कार्य कर रहे हैं। माननीय मोदी जी के सेकेंड कार्यकाल का आज 2 वर्ष हो रहा है, यानी 7 साल माननीय मोदी जी का दोनों कार्यकाल मिलाकर हो रहा है 30 मई को। वाराणसी माननीय मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है
उस लोकसभा क्षेत्र में इसको मनाया जा रहा है सौर दिवस के रूप में। लगभग कोरोना काल में मार्च 2020 से लेकर के अभी तक कार्यकर्ता लगातार सेवा काम कर रहे हैं। अनाज बांटने से लेकर के, खाना पहुंचाने से लेकर के, मेडिसिन बांटने से लेकर के करते आ रहे हैं। चूँकि यह 2 साल कल पूरा हो रहा है, इसको सौर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो सौर दिवस में आज कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर रहे हैं। इस रक्तदान में कार्यकर्ता समाज को अगर आवश्यकता है रक्त की तो कार्यकर्ता अपना दान कर रहे हैं। साथ ही साथ इसको सौर के रूप में मनाया जाए इसलिए मिला रहे हैं कि काशी का संपूर्ण विकास हुआ। आप देख रहे होंगे कि बनारस से लखनऊ 4 लेन, बनारस से प्रयाग 6 लेन, बनारस से गाजीपुर 4 लेन, बनारस से सुल्तानपुर 4 लेन, बनारस से आजमगढ़ 4 लेन, ये सारे जो चारों विकास का है, इससे हम लोग सौर दिवस के रूप में मना रहे हैं। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने रजिस्ट्री हेतु अधिवक्ताओं की जरूरत न होने के बयान का खंडन किया। कुछ दिन पूर्व मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा था कि तहसील में रजिस्ट्री कराने हेतु अब अधिवक्ताओं की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं आज इस बात का उन्होंने खंडन किया। उनका कहना था कि उन्होंने इस तरह के बयान नहीं दिए हैं। यह न्यूज़ कहां से बना, कहां से चल रहा है, मेरे खुद पता नहीं है। कहां बना, कहां चला, और फिलहाल ऐसी न कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। पेपरों में भी, मतलब न्यूज़पेपरों में भी दिख रहा है। अब ये तो मीडिया जाने की कौन कहाँ से उठाया उसको। आपकी तरफ से इसको खंडन? मेरे न मैं खंडन कर रहा हूँ, न मैं आदेश दे रहा हूँ। मेरे तरफ से सब कोई आदेश नहीं किया गया है। रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से मंडलीय अस्पताल को 4 सिंगल बॉडी मर्चरी फ्रीजर बॉक्स प्रदान किया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी वाराणसी ने मंडलीय अस्पताल को 4 डेड बॉडी मर्चरी फ्रीजर प्रदान किया। इस दौरान मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल व जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने हॉस्पिटल के एसआईसी डॉक्टर प्रसन्न कुमार को आधिकारिक रूप से 6.5 लाख रुपए लागत के सभी 4 सिंगल बॉडी मर्चरी फ्रीजर बॉक्स को रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से सौंपा। कुछ महीने पूर्व हॉस्पिटल के निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने पाया था कि हॉस्पिटल के मर्चरी गृह में डेड बॉडी के रखरखाव में दिक्कतें आ रही हैं। तभी उन्होंने घोषणा की थी कि जल्द ही डेड बॉडी के बेहतर रखरखाव हेतु रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से 4 मर्चरी फ्रीजर बॉक्स उपलब्ध कराया जाएगा। वाराणसी नहीं अपितु पूरे पूर्वांचल के लोगों के लिए यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध होगी। इन सभी मर्चरी फ्रीजर बॉक्स में अलग अलग 4 डेड बॉडी रखने की सुविधा होगी, जिसमें डेड बॉडी आवश्यकता अनुसार 2 से 5 डिग्री तापमान पर रखा जा सकता है। लंबे समय तक जरूरत पड़ने पर मर्चरी बॉक्स का तापमान -20 डिग्री तक हो सकता है। वहीं इस दौरान जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से कोविड के संक्रमण काल में कोविड मरीजों व आमजन हेतु बहुत तरह की सुविधाएं व मदद दी जा रही हैं। इस हॉस्पिटल के लिए जरूरत पड़ने पर आमजन की मदद हेतु जल्द ही कई और सामग्री रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। इस मौके पर मुख्य रूप से रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव डॉक्टर संजय राय, विजय शाह, डॉक्टर SS गांगुली, वेदमूर्ति शास्त्री सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ये SSPG कबीर चौरा मंडलीय अस्पताल में हमारे मंडलायुक्त महोदय साहब का विजिट हुआ था 3-4 महीने पहले। तो यहाँ के CMS साहब ने बताया था कि जो मोर्चरी है उस मोर्चरी में डीप फ्रीज़र की कमी है, और डीप फ्रीज़र की कमी होने की वजह से कई बार डेड बॉडी है वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाती है। कई बार पुलिस ऐसी डेड बॉडी लेके आती है जो कोई क्लेम नहीं करता है, तो उसको कई दिन तक रखना पड़ता है, तो फिर BHU भिजवाना पड़ता है। तो उसी निरीक्षण में सर के द्वारा आदेश किया गया था कि इसका क्योंकि सरकारी बजट उपलब्ध नहीं है, इसलिए रेड क्रॉस से मदद अस्पताल की करवा दी जाए। तो जो लॉकडाउन हुआ था या आंशिक हमारा लॉकडाउन है यूपी में कोविड की वजह से, उससे पूर्व ही जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा इसका आदेश और पैसा जमा करा दिया गया था। कोविड की वजह से ये हैंडओवर नहीं हुआ था। अब कोविड के बाद ये 4 डेड बॉडी के चैम्बर यहाँ करीब 6.5 लाख की लागत से प्राप्त हो चुके हैं, इंस्टॉल हो चुके हैं। और आज इंस्टॉल के उपरांत मंडलायुक्त महोदय के द्वारा इसका पत्र CMS को सौंप दिया गया है, और CMS आज से ही इसको चालू करना शुरू कर सकते हैं। इससे जो लोकल डेथ होती है या पुलिस की द्वारा जो डेड बॉडी लाई जाती है उसको प्रोटेक्ट करने में यहाँ पे मदद मिलेगी, और साथ ही BHU को हैंडओवर ना होनी हो बॉडी है, यहीं पे सारा कार्य होना हो, तो उसमें भी लोगों की मदद मिलेगी। इसी के साथ जो सामान्य शवों के साथ जो कई बार हमारी अनवांटेड खबर चलती हैं उससे भी मदद मिल पाएगी। कोई लावारिस डेड बॉडी वगैरह भी पुलिस को कहीं आसपास शहर में दिखाई देती है तो उसका भी प्रोटेक्शन यहाँ पे किया जा सकेगा। तो कुल मिला के रेड क्रॉस के द्वारा माननीय मंडलायुक्त महोदय के निर्देश पर यह मदद अस्पताल की गई है। ये जब किसी की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से डेथ हो जाती है तो कुछ डेथ तो हम लोग नहीं प्रिवेंट कर पाते, तो कम से कम उनका अंतिम समय में उनको सम्मान के साथ
हम लोग विदा कर सकें, ये एक बहुत बड़ा हम लोग का दायित्व है। और उसी कड़ी में हम लोग कुछ दिन पहले जब पूरा इस मंडलीय चिकित्सालय का निरीक्षण डीएम साहब और मेरे द्वारा किया गया था, तो एक जो कमी हम लोग को नज़र आई कि मॉर्चुरी की जो स्थिति थी बहुत अच्छी नहीं थी, और उसमें एक जो आधुनिक तरीके से बॉडी का प्रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं थी। तो मैंने ये एक सुझाव दिया था उनको कि अगर हम लोग किसी से संभव हो सके किसी मद से तो एक अच्छा आधुनिक मॉर्चुरी यहाँ पर बना सकें, जिससे कि लंबे समय तक अगर किसी बॉडी को एक रखना हो तो उसको साइंटिफिक तरीके से उसको प्रिजर्व करके रखा जा सके। तो डीएम साहब ने बड़ी ही कर्मठता से लेते हुए इसको अपना दायित्व बहुत अच्छे से निभाते हुए उन्होंने रेड क्रॉस से तत्काल इसको न सिर्फ सैंक्शन किया बल्कि इसको क्रियान्वयन भी तत्काल करा दिया, जिसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। और मुझे लगता है कि आदमी का जब एक ये अंतिम समय होता है तो उनके परिजन भी और उनको भी एक सम्मान के साथ उनको अपने नियर और डियर वंस के जो भी बॉडी होगी उसको यहाँ से ले जाने में वो मदद मिलेगी। और बाकी जैसा कि उन्होंने कहा कि जो लावारिस बॉडीज़ भी शहर में मिलती है तो उनको भी हम लोग एक अच्छी तरीके से उसको रख पाएँ। आगे भी कुछ योजना है? कई सारी योजनाएं हैं। अब जैसे मैंने कहा कि मॉर्चुरी का यहाँ पे भी हम लोग आधुनिक हो गई है, बाकी अन्य जगह कर रहे हैं, बाकी चिकित्सीय सुविधा में सब जगह हमारी सुविधाएं बढ़ रही हैं। एमसीएच विंग भी हम लोग का तीनों चालू हो रहा है। बाकी ऑक्सीजन प्लांट का आप लोगों सबको मालूम है कि जनपद में जितने भी अस्पताल हैं, न सिर्फ हमारे जो शहर के अस्पताल है बल्कि ग्रामीण एरिया के भी जितने CHCs हैं सब में ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है। उसके बाद सब में हम लोग अपना जितना भी क्षमता है उसके अनुसार से वहाँ पर नियोनेटल ICU और पीडियाट्रिक ICU की व्यवस्था भी कर रहे हैं। तो एक पूरा वाराणसी न सिर्फ बनारस के लिए बल्कि आसपास के लिए पूरा हेल्थ हब, तो उसी हिसाब से सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं यहाँ बढ़ाई। विवेकानंद अस्पताल में निरंतर कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। बेलूपुर स्थित स्वामी विवेकानंद मेमोरियल हॉस्पिटल में कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए निरंतर टीकाकरण अभियान चल रहा है। इस दौरान लोगों का रजिस्ट्रेशन कर वैक्सीन लगाई जा रही है। लोग क्रमबद्ध तरीके से टीकाकरण करा रहे हैं। वहीं यहां के फार्मासिस्ट ने बताया कि लोग अपने टाइम स्लॉट के अनुरूप आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यहां जिसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनका भी आसानी से रजिस्ट्रेशन कर वैक्सीन लगाई जा रही है। डॉक्टर साहब, पहले की अपेक्षा इस समय बहुत कम लोग देखने को मिल रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। क्या है आपके यहाँ कौन कौन सा डोज लग रहा है? एक्चुअली ऐसा है ना कि अब जैसे जैसे टीकाकरण आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पब्लिक भी जागरूक होती जा रही है, तो अनावश्यक भीड़ न करे, वो अपने टाइम स्लॉट के अनुसार आते हैं और लगवा के जाते हैं। जो टारगेट है टारगेट पूरा हो रहा है। टारगेट पूरा हो रहा है? हाँ। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? सर मैसेज हमारा यही है कि जिन लोगों का स्लॉट बुक है वो ज़रूर से ज़रूर आके अपना वैक्सीनेशन करवाएं, और 45+ वाले जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो भी आए। यहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन भी हो जा रहा है और सबको लग भी जा रहा है। 18 वर्ष वालों का लग रहा है कि नहीं? यहाँ 18 से 44 साल वालों का लग रहा है। यहाँ पे सारे लोगों का लग रहा है? सारे लोगों का। यहाँ दो प्रोग्राम चलता है, 18 से 44 और 45+। बेलूपुर में जो वैक्सीन लग रहा है तो इतने लोग आज भीड़ बहुत कम देखने को मिल रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, जैसे क्या है कि 18 से 44 ईयर्स वाले जितने भी उनका स्लॉट बुक है तो वो अपने अपने टाइम के हिसाब से स्लॉट के हिसाब से आ रहे हैं और वो लगवा करके जा रहे हैं। और हमारा लगभग टारगेट जो है 200 का है और करीब करीब 180-190 तक आ जाते हैं रोज रोज आ जाते हैं। और बाकी ये 45+ में है तो ये भी अभी लंच का टाइम हुआ है इसलिए अभी आपको कम दिख रही है, नहीं तो यहाँ पे जो है 200 का टारगेट रहता है तो लगभग 160-170 आ जाता है। लोग मतलब क्रम से आ रहे हैं, लगवा रहे हैं? हाँ, क्रम से आ रहे हैं, क्रम से लगवा रहे हैं। और अब लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं वैक्सीन के लिए भी। वैक्सीन लगवाने के लिए लोग आ रहे हैं। सुबह के समय तो काफ़ी भीड़ रहती है और लेकिन ये है कि अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब यहाँ कौन कौन सा अभी लग रहा है? जो अभी हमारे यहाँ 18 से 44 पे जो लग रहा है वो OBC पे लग रहा है और अबव 45 जो लग रहा है वो कोवैक्सीन लग रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना के बाद बारिश के चलते किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। वाराणसी में बीते 3 दिनों से लगातार यास तूफान के कारण धीमी धीमी बारिश हो रही है। इसे लेकर किसान काफी चिंतित हैं। उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं।
किसानों का कहना है कि एक तरफ कोरोना के कारण मार्केट में सब्जी कम बिक रही है, रेट सही नहीं मिल रहा है, तो दूसरी तरफ बारिश से फसलें तबाह हो रही हैं, जिससे हम लोगों की कमाई पर काफ़ी असर पड़ा है। अब घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। उनका कहना था कि सरकार हम लोगों पर ध्यान दे। अरे सर, पूरा टमाटर लगाए थे सर, लॉकडाउन में टमाटर बिक नहीं रहा था, और उसके बाद बारिश हो गया सर, पूरा टमाटर भी खराब हो गया। उसके बाद पत्ता गोभी लगाए थे, वो भी पत्ता गोभी लेके जाते थे, 2 रुपया 3 रुपया बिकता था, वो भी नहीं बिक रहा था। 10 बज जाता था, 11 बज जाता था, हम लोग आते थे, फिर जो है कि फिर गोभी भी मंगाते थे, वो भी को लेके जाते थे दोबारा राउंड में, गोभी भी नहीं बिकता था सर। गोभी भी सड़ गया, पानी बरसा वो भी सड़ गया एकदम। तो पहले के कमाई से इस समय आप कैसे चला रहे हैं? अरे सर, वही 10-5 हज़ार बचा लॉकडाउन में, वो भी दवाई में पता लगा लड़का का बुखार हो गया, तो औरत को बुखार हो गया सर। हाँ, तो पता छोटा लड़का भी मार गया। अब क्या करें सर, उसमें दवाई में भी खत्म हो गया। अब तो हालत एकदम खराब हो गया हम लोग का। कोरोना को देखते हुए इस वर्ष भी गाजी मियां का मेला स्थगित कर दिया गया। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए हाजी एजाजुद्दीन हाशमी ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध हजरत सैयद सलार मसूद गाजी मियां का मेला कोविड को देखते हुए स्थगित किया गया है। उन्होंने सभी जायरीनों से कहा कि मेले के अवसर पर आप नियाज फातिहा अपने घर से ही कर लें। हाजी साहब, क्या है इस बार क्यों गाजी मियां का मेला स्थगित किया गया? गाजी मियां का मेला स्थगित करने की मेन वजह उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा लगाया गया लॉकडाउन और कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार का गाजी मियां का मेला, जो विश्व प्रसिद्ध है और हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है, को स्थगित हमारी कमेटी के द्वारा निर्णय करके लिया गया है। क्या कारण था निर्णय लेने का? इतना बड़ा मेला लगता है, इसमें लॉकडाउन लगा हुआ है, भीड़ भाड़ लगाना मुनासिब नहीं है। अगर किसी प्रकार का कोई बद इंतज़ामी हो जाए तो उस सभी की ज़िंदगी का सवाल है। इसको देखते हुए हम लोगों ने इसको स्थगित किया। तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, जो ज़ायरीन हैं, जो श्रद्धालु हैं, सभी से अनुरोध करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि वो अपने अपने घरों पर बाबा का फातिया, तबरुक, मुर्गा, मलीदा जो भी चढ़ाते हैं, अपने घर पर ही नियाज फातिया कर लेवें और बिला वजह का भीड़ भाड़ गाजी मियां के रोज़े पर आकर न लगावे, जिससे कि बदअमली हो। बरसात के चलते झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की समस्याएं बढ़ गई हैं। यास तूफान के कारण बनारस में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही धीमी बारिश के चलते मड़ई में रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो दूसरी तरफ मड़ई चूने से लोगों को घर में रहने में समस्याएं हो रही हैं। मंडवाडीह थाना क्षेत्र के पहाड़ी एरिया में लोगों ने बताया कि बरसात होने से मड़ई का मकान होने से लगातार पानी गिर रहा है, जिससे हम लोगों को काफी समस्याएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आवास योजना चलाई जा रही है, जिससे भी हम लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ है। हम लोग ग्राम प्रधान के पास कई बार गए, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकार से हम मांग करते हैं कि हमें भी आवास दिया जाए। कहाँ मकान है आपका? पहाड़ी दिग्गा पर। क्या आप लोग को आवास मिला है या नहीं? नहीं। आप प्रधान जी के यहाँ या कहीं गए थे, आप एप्लीकेशन दिए हैं? हाँ, प्रधान जी के कई बार भरे आवास। फिर उसके बाद कहाँ गए? ब्लॉक पर। तो क्या आपका पास नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, मगर आप लोग बिना घर के हैं, तो कैसे ये मड़ई में गुजर बसर कर सकते हैं? इसी तरह हो रहा है, सही बरसात हो रहा है उसी तरह। तो बरसात हो रहा है तो आपको कहाँ पे ये मड़ई देख रहे हैं, चूना लग रहा है, तो कहाँ पर कैसे गुजर करते हैं आप लोग? इसी जगह तिरपाल ऊपर छा कर इसी तरह गुजर हो रहा है। तो कोई अधिकारी गांव में चेक करने नहीं आया था? आए थे कई बार, लेकिन कुछ पास नहीं हुआ। कोई घर में खपड़ैला का घर है, कहीं चूर रहा है, बरसात का मौसम है, तो कैसे आप रहती हैं उसमें? अब पानी चुवत बा, मतलब रोपत बा, जात बा, फेकल जात बा, अब ये कर बा, कुल घर चुवत बा। प्रधानमंत्री आवास योजना चारों तरफ बन रहा है, तो आप लोग क्यों पिछड़े हैं? अब हमने के पता ना भैया, तो कहाँ जाल जाए। संस्था जी काशिका द्वारा जरूरतमंदों में राशन वितरित किया गया। वैश्विक महामारी कोविड-19 से जहां एक तरफ पूरा देश परेशान है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में संस्था जी काशिका द्वारा लॉकडाउन के दौरान लगातार 29 दिनों से जरूरतमंदों में राशन वितरण का कार्य किया जा रहा है।
इस दौरान संस्था के डायरेक्टर ने बताया कि हमारा लक्ष्य है लॉकडाउन के दौरान कोई भी भूखा न रहे। इसे देखते हुए हम लोग वाराणसी के प्रत्येक चौराहों पर जाकर जरूरतमंदों और अन्य गरीबों में अन्न वितरण कर रहे हैं और छोटे बच्चों में जूस वितरित कर रहे हैं। आज वितरण का 29वां दिन है और लगातार जो भी राहत सामग्री हुई है, जैसे बिस्किट्स हैं, खाना बने हुए हैं, तहरी है, फ्राइड राइस है। जैसे आज का हमारा जो वितरण की सामग्री है वो फ्राइड राइस है, खिचड़ी है, बिस्किट्स हैं, बच्चों के लिए फ्रूटी है, मास्क है, सैनिटाइजर है और कुछ सुरक्षा किट है। ये सारे सामान आज वितरण की जाएंगे जिसकी मात्रा करीब 300 है। बात की जाए किस क्षेत्रों में जाते हैं, क्या गरीबी जो गरीब गांव के लोग हैं उनके तक भी आपकी तरफ से कुछ? जैसे बेसिकली हमारा टारगेट जो लेबर क्लास है, जैसे रिक्शे वाले हैं और लेबर जो हैं जो सट्टी में काम करते हैं, जो दूर से आते हैं, वो अभी भी आ रहे हैं काम की तलाश में। तो हम लोग चिन्हित किए हुए हैं कि यहाँ पे ये 20, 25, 40 लेबर बैठा करते हैं, तो उन लोगों तक राहत का सामान, खाने का सामान, दिन का नाश्ता एक टाइम का कम से कम दिया जाता है ताकि वो एक दिन तो एक टाइम खा सकें। बस यही है, आज भी वही काम है, डेली यही काम चलता है। की बात की जाए, आपने एक टोल फ्री नंबर भी जारी, टोल फ्री हमारा नंबर इशू। तो टोल फ्री नंबर पे अभी तक कभी ऐसा भी कोई कॉल आई हो जो आपसे मदद के लिए यहाँ पर आते हैं? कॉल आते हैं, राशन वालों के कॉल आते हैं तो हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। अब जैसे कुछ मेडिकल मदद के आते हैं तो कुछ हमारे दोस्त मेडिकल के भी हैं, टीम बनी हुई, उन लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो मेडिकल मदद वो कर देते हैं, राहत मदद हम लोग कर देते हैं राशन से रिलेटेड। हमारी टीम बहुत बड़ी है, हमारे छोटे भाई लोग इसमें हैं, शशांक हैं, देव हैं, जैद हैं, तो ये लोग काफ़ी मदद करते हैं हमारी। सामाजिक कार्यकर्ता विकास शाह ने बिनिया पियरी क्षेत्र में कई स्ट्रीट लाइट सही करवाई। वाराणसी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना वायरस जैसी महामारी में भी समाज सेवा में जुटे हुए हैं। जी हां, ऐसे ही एक समाज सेवक हैं पियरी के रहने वाले विकास शाह सोनू, जिन्होंने बिनिया पियरी क्षेत्र में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट को सही करवाया। उन्होंने बताया कि कबीरचौरा पियरी क्षेत्र में कई स्ट्रीट लाइट खराब थी और शाम होते ही यहाँ काफी अंधेरा हो जाता था, जिसे देखते हुए यहाँ पर लाइट लगाई गई है। जी, मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत दिनों से कोविड-19 की वजह से घर से बाहर लोग निकल नहीं रहे हैं। इस कारण अंधेरा बहुत ज़्यादा रहता था, लेकिन लोग कंप्लेन नहीं करते थे क्योंकि लोग घर से बाहर निकलते ही नहीं थे। तो मैंने कल परसों संज्ञान लिया 2-3 दिन से कि यहाँ बिनिया कबीरचौरा रोड जो है, इस रोड पे बहुत सारी लाइटें जो हैं बंद पड़ी हुई थी और बहुत ज़्यादा अंधेरा था टिहरी से बिनिया रोड तक। तो मैंने उस सबको संज्ञान कर लेते हुए मैंने हेरिटेज लाइट के इलेक्ट्रिशियन कृष्णा एवं किशन यादव जी को हमने संपर्क किया, सुधांशु जी को हमने कंप्लेन करा करके टिहरी से लेके बिनियाबाद तक का सारा जो है लाइट हमने सही कराया। दिवित पैथ लैब एवं डायग्नोस्टिक सेंटर की जल्द शुरुआत होने जा रही है। पुलिस लाइन स्थित दिवित पैथ लैब एवं डायग्नोस्टिक सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर प्रियंकर शर्मा ने बताया कि अत्याधुनिक तकनीक एवं सुविधाओं से लैस दिवित पैथ लैब का शुभारंभ बहुत जल्द होने जा रहा है, जिसमें काशी की जनता को सारी तरह की जांच की सुविधा कम दामों में प्राप्त होगी। वहीं इस दौरान उन्होंने कोविड-19 को लेकर कहा कि कोरोना महामारी को हल्के में न ले, जहाँ तक हो सके डबल मास्क का प्रयोग करें और उचित दूरी बनाकर रहें। डॉक्टर साहब, किस तरह से ये लैब आप लॉन्चिंग कर रहे हैं, इसका उद्घाटन कर रहे हैं, क्या सुविधाएं देंगे, क्या हटके और लैबों से आपका निकल जाएगा? देखिए, विश्व स्तरीय की मशीनें मैं अपनी लैब में लगवा रहा हूँ, जिससे बनारस के लोगों को फ़ायदा ये मिलेगा कि जितने स्पेशलाइज्ड टेस्ट हैं जो कि आज के टाइम पे दिल्ली जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, वो यहीं पे हो जाएंगे हमारी लैब में। कम समय लगेगा, जल्दी रिपोर्ट आएगी, बेहतर रिपोर्ट आएगी और उससे मरीजों का इलाज में भी सहूलियत मिलेगी। डॉक्टर साहब, आपके कंपटीशन में कई ऐसे लैब हैं जो भी कार्य कर रहे हैं, आप क्या हट के दे रहे हैं जो पब्लिक को दे रहे हैं, या सुविधाएं क्या आपके अंदर? देखिए, सारा का सारा एक छत के अंदर ऑलमोस्ट सब टेस्ट यहाँ पे हो जाएंगे। कीमत हम एकदम किफ़ायती रखेंगे, कम से कम समय में रिपोर्ट देंगे और रिपोर्ट की एकदम सटीकता का वो करने के लिए हम अपने लैब में इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल चलाएंगे जो कि डेली चलेगा, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल जो कि CMC वेल्लोर या फिर एम्स न्यू दिल्ली से चलाते हैं, जिससे ये सुनिश्चित हो जाएगा कि जो भी रिपोर्ट यहाँ से निकल रही है वो एकदम सटीक है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सारनाथ के 7वां गांव में करंट लगने से किशोर की हुई मौत।
अलीगढ़ जहरीली शराब मामले के बाद वाराणसी की शराब की दुकानों पर पुलिस ने पहुंचकर की जांच पड़ताल। थाना लालपुर पांडेपुर पुलिस ने 2 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। और भाजपा की केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।